दिल्ली से 260 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के पवलगढ़ में। पवलगढ़ एक ऐसी जगह है जो एक समय पर विकसित नहीं हुआ करती थी। यहाँ के वृक्षों को संरक्षण नहीं मिल पाता था, यहाँ की नदियों को संरक्षण नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के समय में पवलगढ़ से अपनी विकसितता के रूप में अगर हम जानें और पवलगढ़ का जो विकास है वो लगातार तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट का जो माहौल है वो यहाँ पर लोगों को और भी मनोभूत करता है। आज हम उस लोकेशन से इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कि आखिर देवभूमि उत्तराखंड में इस लोकेशन पर आप क्या क्या चीज़ें विजिट कर सकते हैं और पर्यावरण की गोद में यहाँ की सुंदरता, यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोगों के योगदान के बाद जो तस्वीर यहाँ पर बदली है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बदलते आधुनिक दौर में जहाँ हम प्राकृतिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, अपने पर्यावरण से दूर बढ़ते जा रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट में आज के समय में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की आज कोशिश करेंगे। और JK24/7 न्यूज़ के इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए, हमारी तमाम प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए एक लंबे समय से एक अभियान शुरू किया गया और उस अभियान के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की गई, हमारी तमाम प्राकृतिक धरोहरों को संजोने की जो काम किए गए उसको भी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के पूरा जो कैंपस है उसको विजिट करके दिखाएंगे। इस वक्त हम पवलगढ़ में मौजूद है और पवलगढ़ प्रकृति प्रहरी अभियान के तहत ये तमाम शुरुआत की गई थी। मनोहर सिंह मनलाल जी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन यहाँ की लोकेशन हम आपको दिखाएंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर जो वातावरण तैयार किया गया है वो आज भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक अच्छी अनुभूति देता है, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। अगर आप देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें आज के आधुनिक दौर में खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ये यहाँ पर संजोई हुई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज के आधुनिक समय में हम तमाम चीज़ों को भूलते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐसे शहरों में नहीं मिलेंगी, ऐसे जगहों पर नहीं मिलेगी जिन्हें आज यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। और कैसे हमारे वृक्षों को संरक्षित करना है, कैसे वहाँ के एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, कैसे हमें नदियों को बचाना है, इन सब पर एक लंबे वक्त से काम किया गया। और इस अभियान की शुरुआत आज से 40 साल पहले की गई थी। जो मनोहर सिंह मनलाल जी हैं एक लंबे वक्त से प्रकृति के लिए काम करते रहे हैं, एनवायरनमेंट पर काम करते रहे हैं, उनसे भी हम आपको बातचीत करवाएंगे और आपको एक बार ये पूरा जो कैंपस है इसकी लोकेशन से भी हम आपको दिखाएंगे। हेरीमेंस होम स्टे है जहां पर पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए एक लंबे समय से कवायद शुरू की गई है और कहीं ना कहीं इनके जो प्रयास हैं आज हाल फिलहाल में वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कहावत कही जाती है कि जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, हम जिए हर दिल हजारों के लिए। कहीं ना कहीं एक ऐसी ही प्रेरणा के साथ वो निकले थे, कहीं ना कहीं ऐसा ही एक जुनून लेकर वो निकले थे कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, हमें समाज, हमें प्रकृति को बदलना है, प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और मनोहर जी सामने बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो यहाँ के होम स्टे को और जगहों से अलग बनाती हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहुँचने के बाद, बहुत अनुभव हो रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कितने वर्ष हो गए जब इसकी शुरुआत हुए और क्या वो प्रारंभिक दौर था जब आपने इसको शुरू किया था? जहाँ पर आप आज यहाँ पर आप लोग आए हैं तो यहाँ पर कभी एक ज़मीन में भी एक हरा घास नहीं दिखाई देती थी जी। ये ज़मीन ऐसी थी कि इसमें अगर पूरे महीने भर भी बारिश होगी तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद पता चलता था कि यहाँ बारिश हुई नहीं, इस टाइप की ये सॉइल थी। तो इसके अंदर से मैं चांदनी रात में भी, दिन में भी अपना पत्थर निकाल के, एक ड्रीम था मेरा कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा तो इस प्रकृति के लिए करूँगा, पर्यावरण के लिए करूँगा और जो भी काम करूँगा जीवन में वो समुदाय पर आधारित करूँगा, समुदाय के सोशल कम्युनिटी के साथ जुड़ के काम करूँगा। उसी क्रम में उसी क्रम में फिर मैं उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं। और स्टेट मूवमेंट से इसलिए जुड़ना पड़ा क्योंकि इतने बड़े सूबे यूपी क्या इस ढंग से प्रकृति का संरक्षण नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने एक अपने साथियों के साथ आंदोलन करा और उस आंदोलन की बदौलत हमें एक उत्तराखंड नाम का एक अलग से एक राज्य मिला। और ये अच्छी बात है
कि मैं प्रकृति मेरी हॉबी रही है, प्रकृति में मैं जीना चाहता हूँ। तो मैं जिस सूबे में रहता हूँ, यहाँ यह सूबा जो है प्रकृति का बहुत धनी है। यहाँ करीब 64% से ज़्यादा यहाँ हमको फॉरेस्ट मिला है प्रॉपर्टी के रूप में। और अगर हम सिविल फॉरेस्ट और पंचायती इनको भी मान लें तो ये 70 से ऊपर पहुंच जाता है। ऐसी ग्रीनरी, ऐसा फॉरेस्ट किसी के पास नहीं है। जिन सूबे यूपी से हम अलग हुए उनके पास 3-4% फॉरेस्ट रह गया था। तो हम इसके धनी थे। और फिर उसके बाद दिमाग में ये आया कि स्टेट बनेगा तो उसके बाद हम जो भी यहाँ पर लोगों की इकोनॉमी डेवलप करेंगे तो वो प्रकृति के साथ उसका सीधी कनेक्टिविटी हो। यानी हमारा कहने का मतलब है कि अगर ये पर्यावरण को हम एसेट्स के रूप में परोसें लोगों के सामने, तो ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है यहाँ पर, और अब है। और आज तक का पूरे देश के अंदर ये मानना था कि उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हमने ये सिद्ध करके दिखाया कि धार्मिक पर्यटन वो एक अलग टाइप का पर्यटन है। और हम अगर हमने संरक्षित करना है पर्यावरण को, इसके लिए हमें इको टूरिज्म, और वो भी समुदाय पर आधारित, जो कि पूरी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कहलाता है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि मैंने अपने जीवन में यहाँ पर अभी तक 300-400 से ऊपर युवक और युवतियों को यहाँ पर पर्यावरण की ट्रेनिंग देके वो एक आज अच्छे सफल नेचर गाइड के रूप में उभरे हुए हैं। आसपास के यही नहीं, आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क ही नहीं, पौलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में ही नहीं, और जगह भी। आपके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद आप पर्यावरण से जुड़ गए। हाँ, मैं जॉब ऐसा था कि मेरा पूरा फैमिली जो है आर्मी को बिलोंग करती है। पूरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से रिलेटेड है। तो मेरे वहाँ जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे खुद के पिताजी हैं और परिवार है, वो सारे आर्मी से रिलेटेड है। उन्होंने हमेशा आर्मी में सेवा करी। सर, हम चाहेंगे एक बार हम बातचीत भी करते रहोगे, एक बार आप मुझे ये कैंपस भी विजिट करवाएं कि कैसे है, और साथ में बेटे भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की मनराज। अच्छा, तो आप भी पूरी तरीके से फुल टाइम यहाँ पर पूरी सेवा कर रहे हैं और ये प्रकृति को बचाने के लिए? हाँ, मैं भी इसमें पूरा, इसी में मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं और ये सारी चीज़ें, ये नेचर बेस्ड ही किया हुआ है। तो मैं भी पूरा मतलब फुल टाइम इको टूरिज्म पे कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो मेरे को मेरे पिताजी से ही मिली, और जो मेरे गुरुजन रहे वो भी काफ़ी अच्छा काम प्रकृति में काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तो मुझे भी मतलब एक ऐसा लगा कि मतलब जो भी मुझे जीवन में करना है अब प्रकृति के लिए ही करना है, और उसी पे मैं 4-5 सालों से मैं लगातार प्रकृति के संरक्षण के लिए, और साथ में यहाँ पे लोकल लोगों के साथ मिलके हम लोग यहाँ पे आपका पर्यटन और लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये मनोहर जी के बेटे थे जो बता रहे थे कि कैसे वो भी अपने पिताजी की प्रेरणा के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कैंपस की खूबसूरती बहुत लाजवाब है। मैं मुझसे बेहतर मन्नाल जी आपको बता सकते हैं कि कैसे ये तमाम चीज़ें हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये कुछ नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये किन के नाम लिखे हुए हैं और कैसे, इन लोगों के नाम के बारे में क्या बताएंगे ये सर? उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट में जो लोग भी हमारे यहाँ पर इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे और शहीद हुए, उनकी याद में मैंने इनके ये वृक्ष लगाए। ये वृक्ष लगाए हैं और ये पूरा आपका करीब हजारों वृक्ष हैं। हम हमेशा जो भी यहाँ पर अतिथि आता है उसके नाम पे, उसके याद पे हम यहाँ पर वृक्ष लगाते चले जाते हैं। और आज वृक्ष लगाते लगाते ये पूरा एरिया जो है हरा भरा हो गया है। और लोगों को जब भी हम वृक्ष की ओर निहारते हैं तो वो अतिथि हमें हमेशा याद आता है। तो उनकी याद में हम लोगों ने ये वृक्ष लगाए। और ये उत्तराखंड के जो शहीद हैं, ये लोग जो हैं बेचारे, ये लोग तो राज्य बनते हुए नहीं देख पाए, नहीं, पर इनकी बदौलत हम इस राज्य में सांस ले रहे हैं। तो हम इन शहीदों के सपनों को हम अगर साकार करें तो ये हमारे सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाई है। इको टूरिज्म की बात होती है, लेकिन सिर्फ बातों पर, सिर्फ कागज़ों पर और सिर्फ इश्तिहारों में ये चीज़ें दिखती हैं, लेकिन आपने उसको ज़मीन पर संजोया है। ये आपकी बड़ी उपलब्धि है भाई साहब। जी, अभी इको टूरिज्म की जो डेफिनेशन है ना, वो अच्छे ढंग से लोगों ने डिफाइन नहीं करी है। वो इको टूरिज्म को वो समझ लेते हैं कि एक बैम्बो का एक छप्पर हो, ऊपर से घास हो, तो उसको इको टूरिज्म समझ लेते हैं। इको टूरिज्म में ये है कि आप
प्रकृति के साथ बिना छेड़छाड़ करें जी। और दूर से अवलोकन करते हुए उसका आनंद लुत्फ उठाएं, उसे इको टूरिज्म कहते हैं। उसमें आपकी जो जीवन शैली है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, जीवन शैली ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जीवन शैली यहाँ से चेंज होती है फिर उसके बाद आप लग्जरियस उसकी ओर, आप होटल रिजॉर्ट की ओर चले जाते हैं, तो आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इको टूरिज्म में संभालने में। सर ये आपने रहने की बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था सब बनाई है। सर प्लान क्या था, कैसे आपके दिमाग में ये प्रेरणा आई? ये प्लान कुछ नहीं था, प्लान यही था कि हमारा जो पहाड़ पानी परंपरा है ये नष्ट होते जा रही है, इसको कैसे संग्रहित करें। जब लोगों के बीच में हम जाते थे तो लोग हमें निहारते थे, बड़ी अपेक्षा भरी निगाहों से हमें देखते थे कि हमारे लिए पुरानी ये क्या स्कीम ला गया। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ हम पहाड़ पानी परंपरा की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें पहाड़ जब हम शब्द बोलते हैं तो उसमें जल ना, आपके सॉइल और जंगल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और पानी एक उसका एक अलग से प्राण है, तो पानी की भी बात कर रहे हैं। और परंपरा में हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि वहाँ पर की जो जीवन शैली है वो जिंदी रहनी चाहिए। वो जीवन शैली अगर जिंदी नहीं रहेगी तो वो भी आपके शहरों की तरह जो उनकी जीने का है, फिर वो फास्ट फूड भी खाने लग जाएंगे, अपने जो वहाँ के जो स्वास्थ्यवर्धक जो चीज़ें हैं, पौष्टिक चीज़ें, उससे दूर चले जाएंगे। और इसलिए वैसे भी हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ता है फूलों का, इसमें भिन्न मतांतर जन अनेक संप्रदाय के लोग यहाँ पर वास करते हैं, उनके हिसाब से ये लोकतंत्र यहाँ पर चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फूल जो है हमारे, ये हर जगह पर रहनी चाहिए। तो उनकी जो जीवन शैली है, उनका कल्चर है, वहाँ की स्थितियाँ हैं, उसको ध्यान में देके ही पॉलिसियाँ बने और उसको ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात की जाती है तो ये पहला इको फ्रेंडली जो है लगातार होम स्टे बना, और आपने जो पर्यावरण के लिए काम किए, एक लंबे वक्त से आपका संघर्ष रहा है, 40-45 साल से आप काम कर रहे हो, तो ये तमाम चीज़ों की शुरुआत क्या थी और क्या आप कॉन्सेप्ट लेकर चले थे? हाँ, जब बार बार आप कई लोग और आप लोग भी पूछते हो कि होम स्टे जी। अब होम स्टे को भी मैं जरा सा कुछ असहज महसूस करने लगा। शब्द भी आप शुरुआत ना, हाँ, तो ये होम स्टे जो था उन दिनों जी 40 साल पहले जी हैं, मैं मेरी घरवाली जो थी, अचानक हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो अचानक जो कोई इस टाइप का राहगीर भूले भटके, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट के उतने साधन नहीं थे, तो वो अपने आसरा खोजता दिखता था हमको। तो हम 2 पत्थर जमीन में लगा के और यहीं की लकड़ियाँ, ये दिन के लकड़ियों को वो करके, तो उसके एक बोरा बिछा के तो अपना उनके लिए खाना पका के उनका सोने का प्रबंध कर देते थे। तो धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक निकला। हमने तो जब नाम रखा था, शुरुआती दौर में नाम तो था नहीं, घर आए थे वो, तो उसके बाद जब बहुत लोग आने लगे तो हमने ये सोचा कि कहीं लोग भाई इसको होटल और धर्मशाला ना समझ लें, तो हमने होम स्टे शब्द दिया। होम स्टे का मतलब है यार किसी का घर होगा, ये उसका स्टे होगा, तो ये होम स्टे का हमारी परिक्रमा थी। तो आज तो होम स्टे को भी सरकारें जो है रजिस्टर्ड कर रही हैं, वो कर रहे हैं, तो एक अलग से एक वो भी एक उसका समझो कि होटल रिजॉर्ट का एक छोटा रूप स्थानीय लोगों का आय का एक स्रोत बन रहा है। पर मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि ये सर मुझे दिख रहे हैं, ये फल भी लगे हुए हैं और जगह जगह आम के फल हैं, और ये क्या है सर? आंवला है? ये आंवले का ऑर्चर्ड है पूरा जी, ये पूरा आंवला है। उधर आपने देखा होगा वो मैंगो है, और कहीं उसके पेड़ हैं आपके जैक फ्रूट के। तो इस टाइप से ये एक बना, क्योंकि ये सॉइल जो है ना पथरीली है, इसमें आंवला बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने ये शुरुआत करी तो मैंने सोचा, जब मैंने ये बगीचा लगाया तो मैंने सोचा अगर मैं ये ग्रीनरी का पैच अपने वहाँ पे बनाऊंगा तो सारे जंगली जीव से लेकर मानव का इसमें नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो उससे पहले मैंने अपने अगल बगल पड़ोस में गाँव में बगीचे लगाने शुरू करे। तो आज
सबके बगीचे हैं तो नुकसान बढ़ जाता है, तो उससे इनके आय का भी एक जरिया बन गया है। और इसमें कम लागत में कुछ उनको पैसा दिखाई देता है, तो जिससे कि वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग ये लगे हुए हैं। नहीं, ये सब कितने पेड़ आपने, अगर हम बात करूं तो इतना लंबा आपने काम किया एनवायरनमेंट पे, तो कितना लंबा आपका संघर्ष रहा, और अगर आपने अपने जीवन में कितने पेड़, सर मैं एक आंकड़ा जानना चाहता हूं सिर्फ सर। आंकड़ा तो मैंने हमेशा ये गिनने के लिए मैंने पेड़ नहीं लगाए, पर इतना मानना है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था क्लास 2 में, तो बच्चे खेलते थे इंटरवल में, मेरा बेस्ट फ्रेंड उस स्कूल का माली अंकल हुआ करता था। मेरे को पर्यावरण से और उन पेड़ पौधों से पहले से ही लगाव था। उसके बाद में पिताजी की बदौलत कहीं इधर उधर कहीं भी पिताजी का ट्रांसफ़र होता था, जहाँ जाता था तो मैंने हज़ारों की संख्या वहाँ ऑर्चर्ड पेड़ लगा के ऑर्चर्ड तैयार करे। तो आज चाहे वो लोग उसका उपयोग कर रहे होंगे और याद करते होंगे कि यार उनका लगाया हुआ बगीचा है और हम उनके फल खा रहे हैं, तो मैंने जीवन में कोई दिन छूटा नहीं है जिस दिन मैं पेड़ नहीं लगाता हूँ। ठीक है, हम बात करें तो पर्यावरण पर कोई दिन नहीं हो सकता, कोई अगर कहा जाए तो पर्यावरण के लिए दिन होते हैं, सरकार की तरफ से तमाम अभियान शुरू किए जाते हैं, लेकिन काम सर नहीं हो पाता उस तरीके से। तो आपका क्या सोचना है इस विषय में? मैं कभी भी मतलब काम किसी के कहने हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है जी, नहीं, तो ये भी एक गॉड गिफ्ट तो होता है जी, नहीं। तो मैंने इसको अपने व्यवसाय या अपना इसको लक्ष्य बना के नहीं चुना। ये तो पता नहीं क्या, मैं कभी कभी जब रात को चिंतन करता हूँ चारपाई में, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये कम से कम मतलब भगवान ने कहीं मेरे को धरती में इसी के लिए बना के भेजा तो नहीं है। नहीं, क्योंकि अब देखो मेरे फैमिली बैकग्राउंड क्या है और कहाँ जानना चाहता था। पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टेज से मैं जुड़ा था, असेंबल करके यहाँ के लोगों को टीवी प्रेजेंट करा, नहीं बहुत सारी चीज़ें करी मैंने। ड्रामा एंड साउंड डिवीज़न के सारे मैंने, फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके साथ भी, तो रास्ते बहुत थे। मैं एयरफोर्स के लिए भी सिलेक्ट हो गया था, तो रास्ते बहुत थे, पर मेरे को यहीं इसी पेड़ पौधों के लिए बनाया होगा। होटल भी, रिजॉर्ट भी बना सकते थे यहाँ। बिल्कुल, अगर मैं मेरे पास आप ये आए और आपने देखा ये मेरा एरिया, अगर मैं आज से 40-50 पहले जब मैं ये होम स्टे की तैयारी कर रहा था, अगर मैं होटल और रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट होता मेरा, तो आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस कॉर्बेट नेशनल पार्क से लेकर इस नैनीताल के क्षेत्र में सबसे बड़ा होटल मेरा होता। नहीं, पर मैं उस इंडस्ट्री में नहीं घुसा, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधों के लिए या पर्यावरण शब्दों के लिए उनके रोजाना के उठने बैठने में बहुत कम गुंजाइश होती है। तो इसलिए मैंने इसको चुना, होम स्टे को। साधारण लोग आए, रिसर्चर आए, फिलोसोफर आए, थिंकर आए, पीस के लिए आए, ऐसे लोगों के लिए मैंने ये स्थान सुरक्षित रखने की कोशिश करी। सर, आप बात मैं करूंगा नौला फाउंडेशन के, आप अगर हम बात करें तो शुरुआत आप सब ने ही की, तो उसके बाद आप उससे जुड़े हैं, नदियों को कैसे संरक्षण किया जाए उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट कैसा था? देखो, मैं जब कहता हूँ ना कि नौला फाउंडेशन, तो शुरुआत तो वहीं पर से हो गई थी। जब मैं अपने साथी, अपने अध्यक्ष बिशन सिंह जी को पानी नौला का जो उनको क्लिक करा दिमाग में, पानी की शुरुआत हुई। तो उसके बाद ऐसा होता है कि एक बार देहरादून में चीफ मिनिस्टर ने अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहे थे ना, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहे थे, तो उन विशेष कार्यों में जो काम कर रहे हैं, तो पूरे सूबे के लोगों को बुला रखा था। तो अचानक एक दिन मेरे लिए भी निमंत्रण पत्र आया कि देहरादून आपने आना है, चीफ मिनिस्टर ने करना है। तो मैं पहले तो अपने टीम के मेंबर, मेरे पास 250-300 यूथ और युवतियाँ इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हैं, तो उनके साथ मैं उनको भेजना चाह रहा था, क्योंकि इसलिए भेजना चाह रहा था कि वो ऐसी जगह जाके वो कुछ अनुभव लेके आएँ। तो पर उस दिन बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर था, मेहमानदारी ज़्यादा थी, तो इसलिए वो नहीं जा पाए। तो लास्ट में मैं गया। सर, तो ये आपने किचन बना रखा है यहाँ पे, ये कैसे? बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, खाने की व्यवस्था और सब कुछ बहुत अच्छा है। कैसा ये कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसके बारे में बता दें। ये जब मैं बार बार कहता हूँ कि ये होम स्टे है, जो लोग भी यहाँ आए हैं वो अपने घर से चल के अपने घर में आए हैं, और ये साधारण घर जो है, मतलब जो खाना है ये सिंपल होमली फूड है। और इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो भी हम खा रहे हैं ये हेल्दी फूड खा रहे हैं और ये ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं। इधर लोकल से ही सारी चीज़ें हम लाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी को यहाँ पर सर्व करते हैं। आपने इस तरफ ये लाइब्रेरी बना रखी है, बुक्स हैं, सब कुछ, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, मतलब मटके में नहीं, वो क्या कहते हैं कि सारी चीज़ों को एक संग्रहित करने का काम था। तो ये सर आपने कैसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत की और अब इसका क्या रिस्पॉन्स है?
ये ऐसा होता नहीं, जब हम किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारे सामने आ जाती है तो ये अपने आप ये जुड़ जाती हैं चीज़ें। ये मैंने जोड़ने की कोशिश नहीं करी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब मैं कहता हूँ, एक गेस्ट मेरे से पूछ रहा था, मंडाल जी आपके कितने बच्चे हैं? मैंने याद ही नहीं रखी थी काउंटिंग। तो अचानक मैं सोचा कि ये क्या पूछा, फिर एकदम दिमाग में आया कि बच्चे। मैंने कहा सर 250-300 तक तो मालूम गिनते रहा, उसके बाद मैंने काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि सारे लड़के लड़कियाँ जो पर्यावरण के क्षेत्र से मेरे साथ जुड़े हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं अलग अलग, तो मैं उनको अपने ही बच्चे मानता हूँ। तो उसी बच्चों की भीड़ में तब तक एक अचानक किसी ने याद दिलाई कि इस भीड़ में आपका भी एक लड़का है। बिल्कुल। तो ये हम आपको दिखाएंगे, सामने देख लीजिए, ये कैसे, देखिए कमल के फूल हैं और ये एनवायरनमेंट है सर, ये आपने बनाया था कि बिल्कुल एक, अगर हम कहें तो बहुत अच्छी लोकेशन है, क्या कहेंगे? हाँ, ये भी हमारी कम्युनिटी के लोगों ने अपने मिलजुल के बनाया जी। यहाँ के लोगों ने, हाँ जरूर है कि जरा सा आइडिया मैंने दिया और मैं भी इसमें लगा रहा, और वो लोग मिलजुल के इसको फिनिशिंग कर रहे थे, वो कर रहे थे। फिर यहाँ पर एक हमने मेरे को जरा सा पानी अच्छा लगता है, आगे से पानी की आवाज़, और मैं हमेशा पानी की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, पानी के साथ बात करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इस रेगिस्तान की जगह, आज तो रेगिस्तान कोई नहीं कहेगा ना, देखिए आप सारी जगह, हाँ ग्रीन, और इतना ग्रीन तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ऐसा दिख नहीं रहा होगा। चारों ओर देखो, ऐसा लग रहा है कि ये जंगल के बीच में ये अलग किसने अतिक्रमण कर दिया है। तो यहाँ पर ये मैंने पानी के लिए एक पॉइंट बनाया, उसमें तरह तरह की फिश थी और एक आंखों को अच्छा लगता था। तो अचानक एक गेस्ट मेरे पास हॉलैंड से आई थी, तो वो जब दूसरी बार आई तो एक वो इसका जो लिली का जो है एक बल्ब वो लाई और उसने इसमें पानी में डाला, और तो ये आज इतना ये फैल गया है लिली। तो ये लोगों का आकर्षण की जगह बन गई, और मैं जब भी याद करता हूँ तो उसकी जो हॉलैंड की जो गेस्ट आई थी और उसको याद करता हूँ, और हो सकता है कि कभी फिर जीवन के मोड़ में फिर वो आएगी तो अपने लगाए हुए उसको देखेगी, बड़ी प्रसन्नचित्त होगी वो। का सर जो संघर्ष रहा है, आज आप कई मायनों में उदाहरण भी हैं पर्यावरण प्रेमियों के लिए, समाज के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण है आप पर्यावरण संरक्षण के लिए। देश के तमाम लोग जो आपसे प्रेरणा लेंगे, सर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं तो आप उनको एक शब्द, उनको एक प्रेरणा क्या देना चाहेंगे सर? मैं उनको प्रेरणा देना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो भी आप काम चुनते हैं जी, अपने हॉबी के साथ हमेशा समझौता मत करें। और ये तो उन लोगों के लिए है कि आप पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण जिनको हम ज़बरदस्ती उस लाइन पे लाना चाहते हैं। कई लोगों को गॉड गिफ्ट मिला है, वो इसको बिना उसके इस हॉबी को आगे बढ़ाएं, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। लोग बाग आपके पास खुद ही जुड़े आते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो विश्व युद्ध छिड़ना है पानी को लेके होना है। पानी नहीं रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म हो जाएगी आपकी, जंगल जीव जंतु बचेंगे नहीं। ये हाल ही के समय में सभी को मालूम है। जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो मेरे जैसे से पूछ रहे थे कि राज्य बना के क्या करोगे, तुम्हारे पास क्या है खाने का? तो मैंने उनको ये उत्तर दिया कि अगर हम पानी ही बेचेंगे तो उसी से तो उसी के बाद ये बोतलें भी चली। तो कहने का मतलब है कि जो लोग कर रहे हैं उनको मैं क्या संदेश देना चाहूँगा? एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने मार्ग से भटको मत, पर्यावरण के मार्ग में चले हो। और पर्यावरण के मार्ग में अगर आप खड़े हैं तो आपको किसी मंदिर मस्जिद कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विशाल पर्यावरण के बीच में है। यही प्रकृति जो है, गॉड है, ईश्वर है, यही है। उसको हम छोटा न करें, उसको आकार देके, उसके हाथ पैर ऐसे दिखा के, उसके पता नहीं कहाँ सिर है, कहाँ पैर है, कहाँ सांसें चल रही है, उसकी सांसों में, वो सांसों का जरा सा हमको भी प्रसाद दे रहे हैं तो हम जी रहे हैं। तो अगर आप इसमें जी जाते हैं तो धर्म संप्रदाय से आप ऊपर उठ चुके होते हैं। जब आप इससे ऊपर उठ सकते हैं तो फिर आप जो भी काम करते हैं बेहतर करते हैं, बिना निस्वार्थ करते हैं आप। जी सर, एक सवाल और रहेगा। जिस तरीके से नौला फाउंडेशन है, नमामि गंगे परियोजना हो, ये तमाम परियोजना अधिकृत होकर चलती हैं, कितना सहयोग और कितना साथ मिलकर ये काम अच्छे तरीके से हो पा रहे हैं? ये देखो, अभी जितने भी हम
नौला फाउंडेशन के अम्ब्रेला के अंदर जुड़े, हम जैसे लोग जितने लोग जुड़े, तो मैंने कहा भी वो देहरादून चीफ मिनिस्टर के उसमें समारोह में नौला फाउंडेशन ने मेरे को तलाश लिया, क्योंकि मैं भी उस हज़ारों की भीड़ में ये देख रहा था कौन प्रैक्टिकल है, तो पता नहीं वो मैं ही मिला उनको। तो वैसे ही वो लोग भी मेरे को जब देखा, मैं 3 सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो वास्तव में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सरकार के द्वारा कोई फंडिंग नहीं है, तो 3 साल से हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं उनको सहयोग इतना ही दे सकता हूँ कि जो इस टाइप से उनकी मीटिंगें होती हैं वो होती हैं, मैं यहाँ करा देता हूँ। कभी कोई कार्यक्रम पहाड़ों में हम किसी नौला को रिचार्ज करने जाते हैं, तो हम अपना खेती का कुछ बीज मतलब आंवले बेचते हैं या फसल बेचते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हम उस नेक काम के लिए रख देते हैं। हम तीर्थ तो जाते नहीं हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ हम नहीं जा पाए। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में हम खर्च करेंगे तो शायद पर्यावरण पे हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। मतलब आपने प्रकृति को ही भगवान समझ रखा है और प्रकृति से ही को संरक्षण करने के लिए लगातार अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे साथ मनोहर सिंह मल्लाल जी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने अनुभव साझा किए और हमको बताया कि आखिर प्रकृति से कैसे जुड़ा जाता है और कैसे प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए तमाम ऐसे अभियान शुरू किए जाते हैं, सरकार की तरफ से तमाम अभियान शुरू किए जाते हैं। लेकिन ये जो संघर्ष है और लगातार एक लंबे वक्त से मनोहर जी का जो जीवन रहा है, वो कहीं ना कहीं वृक्षों को संरक्षण करने के लिए, नदियों को बचाने के लिए और ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी प्रकृति को संजोने के लिए इन्होंने प्रकृति को ही अपने ईश्वर के रूप में देखा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे जो समाज के लिए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा का केंद्र हैं और समाज के प्रत्येक युवा वर्ग को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, फिर एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप समाज में चाहते हैं कि उस दिशा में हम काम करें और परिवर्तन आए, तो जरूर आपको दृढ़ता के साथ काम करना होगा। और फिर आप जो सोचेंगे, फिर आप जो संकल्प लेंगे, जरूर एक दिन आप सफल होंगे और फिर आप कह सकेंगे कि हाँ, हमने इस क्षेत्र में परिवर्तन ला दिया। ऐसे ही तमाम शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे प्रकृति के प्रहरियों से, समाज के उन तमाम ऐसे लोगों से जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और कहीं ना कहीं प्रकृति और तमाम क्षेत्रों में समर्पित किया है और वो देश के लिए उदाहरण बने हैं। और ऐसे लोगों को JK 24/7 न्यूज़ भी सलाम करता है, धन्यवाद करता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए और कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए जो कहीं ना कहीं परिवर्तन लाए हैं, जो उदाहरण पेश किया है, वो शख्सियत कहीं ना कहीं धन्यवाद के काबिल है और प्रणाम के काबिल है। सहयोगी करण के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।